Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning, and today we are going to continue the C language. और C language के आगे जितने भी components हैं मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो अच्छे तरीके से समझा सकूँ. So variables की जो next component जा रहा है हमारा वो है data types. डेटा टाइप्स के बारे में जो है वो हम लोग बहुत, जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो इनिशियल बेसिस पे और स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले डेटा बेसिस के बारे में ही पढ़ते हैं. किस तरीके से, जैसे कि हम लोग हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं, लाइक अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ान्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, और ये तमाम चीज़ें हम स्टडी के स्टार्टिंग में ही हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ते हैं. तो यहाँ डेटा टाइप बहुत मैटर करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. किस तरह से मैटर करता है कि हमारे पास अगर वेरिएबल्स जो हैं वो डेटा टाइप्स क्या हैं, हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं. वेरिएबल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता दिया हुआ था कि वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स वेयर यू जस्ट स्टोर द वैल्यूज़. दीज आर द कंटेनर्स इन द मेमोरी लोकेशन एंड वेयर यू कैन सेव योर डाटा. वो जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स आर द चेंजेबल वैल्यू. जैसे कि a इज़ इक्वल 25 है तो a आपका वेरिएबल है 25 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड b इज़ इक्वल टू 40 तो b इज़ आपका वेरिएबल है और 40 जो है वो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है. a और b की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू इट, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो दैट इज़ वाई दीज थिंग्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स, बिकॉज वेरिएबल्स का लफ्ज़ का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि चेंज होने वाली चीज़. तो डेटा टाइप में जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले डेटा टाइप और उसके बाद हर डेटा टाइप जो है वो मेमोरी के अंदर कितनी लोकेशन कैरी करता है, ऑक्यूपाई करता है. जिस तरीके से हम लोग जाते हैं एक USB ख़रीदते हैं या हम लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम्स में हार्ड ड्राइव परचेज़ करते हैं, हमें किसी भी हार्ड ड्राइव को चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज़ वी नीड मोर स्पेस. हमें ज़्यादा जगह चाहिए. वो जो ज़्यादा जगह है उसके लिए हम पेमेंट करते हैं. सेम इसी तरह से जो है वो मेमोरी लोकेशन जो है डिपेंड करता है कि आपका डाटा का टाइप क्या है. यहाँ पर बहुत सारी डाटा टाइप्स जो हैं वो गिवन हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कि अगर हम लोग जो करेक्टर और साइंड करेक्टर लेते हैं तो उसमें क्या होगा, और करेक्टर्स क्या होते हैं मैंने आपको कल भी बताया था, बट आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन टुडे. फिर अंडर जो अनसाइंड करेक्टर हैं, फिर उसके बाद हमारे पास फ्लॉट है, हमारे पास डबल वैल्यू है, हमारे पास इंटीजर है. ये तमाम जो टाइप्स हैं वो आपके पास डाटा टाइप्स हैं. अब इंटीजर की काइंड्स होंगी आगे और करेक्टर्स की काइंड होंगी, लेकिन बेसिकली करेक्टर, इंटीजर, फ्लॉट, ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो हम लोग कॉमनली अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं. सी लैंग्वेज में आपको बुलियन का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता. बुलियन जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स में आता है, और बाकी लैंग्वेजेस में वी यूज़ द बुलियन एक्सप्रेशंस, बुलियन जो है वो टाइप हम यूज़ करते हैं. एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग इज़, बुलियन के बाद आपके पास आता है नेक्स्ट जो है वो आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू आती है. तो स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो उस टाइम पे 1970s की ये लैंग्वेज है, आपको पता है सी बहुत ओल्ड लैंग्वेज है. उसके बाद जितनी भी लैंग्वेजेस आई हैं उनमें मोर डेटा टाइप्स ऐड हुई हैं, लेकिन यहाँ बेसिकली हम लोग यही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. अब यहाँ पे मैं आती हूँ अपने प्रोग्राम के स्क्रीन पे, मैंने कोड ब्लॉक को ऑलरेडी ओपन किया हुआ, कोड ऑलरेडी टाइप किया हुआ ताकि टाइम को हम बचा सकें. सो यहाँ पर मैंने जो मेन बॉडी है उसके अंदर इंट लिखा है. इंट का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू शो कर रहे हैं. इंटीजर वैल्यू जो कि नंबर्स में आ रही है हमारे पास, तो एज है इज़ इक्वल 27, और मैंने आपको बताया था कि सेमी कॉलन हम लगाते हैं ताकि हम इसको क्लोज कर सकें, कि हम इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे वो न्यू होगी, उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं होगा. सो दैट इज़ वाई वी यूज़ दिस वन. अगर आप ये नहीं लगाओगे तो ये आपका सिंटैक्स एरर देगा. सिंटैक्स एरर का मतलब ये होता है इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग अगेंस्ट द रूल ऑफ द प्रोग्राम दैन दैट डिस्प्लेज द सिंटैक्स एरर्स. फ्लॉट पे चले जाते हैं हम लोग. फ्लॉट में कौन सी वैल्यूज़ आती हैं? जो आपकी डेसिमल वैल्यूज़ हैं, लाइक आपकी पॉइंट्स में, जिनमें हम पॉइंट्स में वैल्यू लगाते हैं. पाई उसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग एक वेरिएबल, पाई एक वेरिएबल यूज़ करते हैं. यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग. 3.20 मैंने यहाँ पर लिया है. फिर इसके बाद है कैर, करेक्टर के लिए यूज़ करते हैं. इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स, सारे करेक्टर्स आ जाते हैं. अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो आपके कैपिटल और स्मॉल में, और उसके बाद आपके स्पेशल करेक्टर्स जिसमें आपका जो है वो $साइन आ गया, आपका हैशटैग आ गया, एनीथिंग यू कैन डू. जैसे मैं अगर यहाँ पर इफ़ आई एम जस्ट गोइंग टू डू हैशटैग मुझे लगाना है, तो यहाँ पर मैं हैशटैग के साथ, ये हैशटैग लिखने के साथ यहाँ पर मैं साइन भी हैशटैग का जो है वो ये कर देती हूँ डिस्प्ले. तो ये सिंगल कॉमास के अंदर ये वाले करेक्टर्स आते हैं, ये इसका रूल है. और उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट एफ करेंगे तो हमारे पास कमांड्स प्रिंट हो जाएंगी, हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे. और रिटर्न 0 मीन्स आपका प्रोग्राम विदाउट एनी एरर, 0 एरर के साथ आपके पास आपका आंसर वापस आ गया, रिटर्न हो गया आपके पास. सो दिस इज़ अबाउट द डेटा टाइप. आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. नेक्स्ट पे चले जाते हैं, हम लोग कांस्टेंट की बात करते हैं.
अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि परमानेंटली हैं। जैसे आप किसी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में आपके पास कांस्टेंट क्या चीज़ है, आपने एक प्रोजेक्ट किया, वो आपका प्रोजेक्ट है और आप उसको एक दिन में कंप्लीट नहीं कर रहे, यू आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। उसके लिए आपको आपका अपना खुद का एक अकाउंट होना ज़रूरी है और उस अकाउंट में आपका एक ईमेल होगा, एक पासवर्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा बिकॉज दैट इज़ कांस्टेंट। आपका तमाम डाटा उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो कांस्टेंट वो वाली वैल्यूज़ होती हैं, वो फिक्स हैं, वो चेंज नहीं हो सकती हैं। अब टाइप्स कौन सी हैं हमारे पास? सबसे पहले जो टाइप आती है वो है इंटीजर कांस्टेंट, फिर रियल कांस्टेंट, फिर कैरेक्टर कांस्टेंट। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हम चले जाते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है? यहाँ पर है इंटीजर कांस्टेंट में आपके पास कौन सी वैल्यूज़ आती हैं जिनमें 1 2 3 0, ये देखें 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, 2 का मतलब 2 ही होगा। तो -1 -2 ये तमाम चीज़ें जो है वो इंटीजर कांस्टेंट है, क्योंकि सिंगल हैं। इंटीजर कांस्टेंट को हमने डिवाइड क्यों किया हुआ है? क्योंकि इसके आगे जो है वो रियल कांस्टेंट आते हैं आपके पास। रियल कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जिनमें डेसिमल वैल्यूज़ आती हैं, मतलब 1 पॉइंट है तो 0 आगे कितना चला जाएगा, उसके बाद 2.0 है तो कितना होगा, 3.14 है, -24 है। इस तरह की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो अगर हम यहाँ से जो है 1 के साथ से 0 हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे, तो वो हमारा इंटीजर कांस्टेंट बन जाएगा। और अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो वो हमारा रियल कांस्टेंट होगा। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना है, इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट वीडियो। कैरेक्टर कांस्टेंट। अब कैरेक्टर कांस्टेंट में मैंने आपको बताया था कि ये जो लैंग्वेज है इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जस्ट आपने अगर स्मॉल जो है वो लिखा है ए, तो वो एक अलग कैरेक्टर होगा। अगर आप कैपिटल ए लिखेंगे तो वो एक अलग कैरेक्टर होगा। तो सी एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसमें जो केस सेंसिटिव है वो मैटर करता है। बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये मैटर नहीं करता। आगे हम काम करेंगे तो आपको मैं बताऊंगी कि किन किन लैंग्वेजेस में जो है वो जो केस सेंसिटिव ऑप्शन है वो वर्क उसको कोई भी मतलब नहीं होता है। यहाँ पर इसका मीनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज केस सेंसिटिव मीन्स यू आर राइटिंग बोथ कैपिटल एंड स्मॉल, यू आर राइटिंग बोथ थिंग्स। तो यहाँ पे एंड साइन आ गया आपका और मल्टीपल साइंस आ गए, तो ये आपके कैरेक्टर कांस्टेंट हैं और हम कैरेक्टर को हमेशा कैर के साथ जो है वो डिस्प्ले करते हैं। इसके अंदर मेमोरी लोकेशन में यही चीज़ें आई हुई हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो वाले वर्ड्स हैं जो कि प्रोग्राम का हिस्सा हैं। प्रोग्राम की लाइब्रेरी है एक जिसके अंदर वो सेव हैं और आपको कंपाइलर इन वर्ड्स को जानता है। आप अगर इनमें से कोई भी वर्ड लिखेंगे, कंपाइलर को पता होगा कि ये वर्ड इसका मतलब क्या है। सो कंपाइलर इनको अंडरस्टैंड कर सकता है। इनमें से अभी हमने देखें वॉइड जो है, वॉइड में ये मैंने अभी आपको नहीं कराया। इंटीजर है आपके पास, इसमें कैर है आपके पास, इसमें जो है वो फ्लॉट आ जाता है। ये तमाम जितने भी आपके पास हैं ये सारे कीवर्ड्स हैं। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इन कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते। आपको वेरिएबल का नेम चेंज करना होता है और वेरिएबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी आप कोई वेरिएबल लेते हैं तो ऐसा वेरिएबल लें जो कि अंडरस्टैंड कर सके हमें पता हो कि जो आपने वेरिएबल लिया है उसका मतलब क्या है। सो ऑलवेज यूज़ सच काइंड ऑफ वेरिएबल जो मीनिंग रखता हो, जिसके साथ आप अंडरस्टैंडिंग आपको हो कि ये वेरिएबल है, इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो डू इट लाइक दिस। तो ये आपके पास 32 कीवर्ड्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं और ये इनका मतलब आगे जाके हम लोग जैसे ही प्रैक्टिकल्स करते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा। मैं एक एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगी और उसमें एक एक जो चीज़ है वो यूज़ करूंगी ताकि आपको आइडिया हो और एक आपको जो इसका फ्लो है उसमें आपको मतलब आप फॉरगेट ना करें चीज़ों को, आपको आइडिया हो जाए कि इसका मतलब क्या है, ताकि ये सी लैंग्वेज जो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज बनी हुई है फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज वेल, वो आसान हो सके। सो आई विल ट्राई टू डू इट। तो 32 कीवर्ड्स ये सामने आपके आ गए हैं। तो ये ही कीवर्ड्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, इनका मतलब क्या है, इनका फंक्शन क्या है। जब हमें इनका फंक्शन पता चल जाएगा तो हम बहुत आसानी से अपने प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स को जो है वो हम लोग लूप्स के साथ, या आप कह सकते हो कि पोर्टेबल, जैसे कि ये पोर्टेबल लैंग्वेज है, आपको पता है पोर्टेबल लैंग्वेज क्या होती है, जो कि किसी और प्रोग्राम के साथ मिल के भी काम कर सकती है। तो हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो मैं स्टार्टिंग से बताई जा रही हूँ कि स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर में चीज़ आती है वो #include_stdio.h है। ये आपका जो एक हमेशा सी में कोड नज़र आता है कि ये क्या चीज़ है, इसका मतलब नहीं पता चल रहा या क्या है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हर प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है। उसमें जो स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, आपको एक डायरेक्टिव मिल गया कि आपको यहाँ से पता चल गया कि ये सी की लाइब्रेरी का पार्ट है, ठीक है। और हर हमेशा ये कोड लिखेंगे क्योंकि आपका कंपाइलर इस कोड को जानता है, आपका कंपाइलर इसके साथ कंपैटिबिलिटी में है और वो जानता है कि ये कोड क्या वर्क करता है। इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। और उसके बाद आपके पास आता है इंट मेन। इंट मेन जो है वो प्रोग्राम का मेन पार्ट होता है जिसके बाद प्रोग्राम शुरू होता है। इनफैक्ट ये कर्ली ब्रेसेस के बाद आपका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आती है, नेक्स्ट में आपके पास आ रहा है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, प्रिंट एफ और स्कैन एफ शायद दोनों एक तरह का फंक्शन करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हमने पाइथन किया, पाइथन में आपने देखा था कि अगर हमें प्रिंट एफ का मतलब ये है कि सिंपल जो चीज़ है वो उसको प्रिंट कर दे एज इट इज़, या वो आपका आंसर ले आए, सिंपल चीज़ हो गई। स्कैन एफ में क्या करेगा, स्कैन एफ में इट विल टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूज़र, वो प्रोग्राम पूरा स्ट्रक्चर बना देगा। स्कैन एफ जब लगाएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि जो प्रोग्राम रन होगा वहाँ पे यूज़र वैल्यू एंटर करेगा और उसका आंसर हमें मिलेगा। ये डिफरेंस है इसमें प्रिंट एफ में और स्कैन एफ में। स्कैन एफ यूज़र से वैल्यू लेता है, इनपुट कमांड है, और प्रिंट एफ जो है वो हमारी ऐसी कमांड है आउटपुट जो कि आपके सामने आंसर उसी फॉर्म में लेके आता है जो प्रिंट एफ में मौजूद है। रिटर्न जीरो मीन्स दैट यू आर गेटिंग द आंसर विदाउट एरर, विदाउट एनी एरर, यू आर जस्ट रनिंग योर प्रोग्राम फ्लुएंटली। तो ये चीज़ आ गई आपके पास। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं कमेंट सेक्शन पर। कमेंट मैंने ऑलरेडी भी अपलोड किया हुआ है, जो कि मैंने पाइथन में कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद सी में कमेंट का क्या फंक्शन होता है, वो मैंने ऑलरेडी इसके साथ वो अपलोड किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि मुझे यहाँ पर बताना है कि मैंने एक कमेंट देना है सिंपल सा। मैं यहाँ पे कमेंट दे रही हूँ कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इंटीजर डेटा टाइप्स। अब ये मेरा सेंटेंस है, ये कंप्यूटर को तो इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ना ही सी लैंग्वेज को होगी। मैं समझाने के लिए ये चीज़ कर रही हूँ। ये कमेंट दिया है मैंने, अगर मैं इसको रन करूँगी तो ये प्रोग्राम को एरर देगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर 2 स्लैशेस लगानी है। अब जो स्लैशेस लगाऊंगी तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट डेड हो जाएगी। ये डेड स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए है, लेकिन दिस इज़ नॉट द प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। प्रोग्राम आसानी से रन हो जाएगा बिकॉज आपके पास ये वाली स्टेटमेंट डेड है। मैंने अगर फ्लॉट के नीचे ये स्टेटमेंट लगानी है कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आ डेसिमल वैल्यू, अगर मैं इस तरीके से लिखूंगी तो क्या होगा, एरर आएगा। तो अगर डबल स्लैश लगा दूंगी तो ये स्टेटमेंट डेड हो जाएगी। मेरी वो स्टेटमेंट्स जो हाईलाइट है वो काम करना शुरू कर देंगे। सो ये अगर आपने मल्टीपल लाइंस पे करना है, लाइक आपको ज़रूरत है कि आपने एक से ज़्यादा पे करना है, तो हम लोग जो है वो इस तरीके से ये वाला ये सीन हम यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो इस तरीके से स्लैश जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दिस फॉर्मेट ऑफ डबल लाइन कमेंट इन सी, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इस वजह से मैं इनकी बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाली हूँ। अब आउटपुट क्या चीज़ है आपके पास, देखिए आउटपुट आपका है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आपने प्रिंट एफ जो है वो आपकी आउटपुट कमांड है। उसके बाद नेक्स्ट में आप देखें न्यू लाइन आ रही है। न्यू लाइन का मतलब क्या है कि आपने एक चीज़ लिखी, आपने कोड ब्लॉक को ओपन किया, यहाँ पे हमने इस तमाम फंक्शन को डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक कमांड, यहाँ पे मैं एक लिखती हूँ कमांड प्रिंट एफ। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू ली दैट इज़ हेलो वर्ल्ड, जैसे हमने कल प्रिंट कराया था इसको। तो हम सिंपल सी कमांड है, इसको हम प्रिंट कराते हैं। यहाँ से हम इसको जब प्रिंट करा रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है इसका, अभी यहाँ पे ये एरर दे रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है इसका प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड टाइप किया हमने। हेलो वर्ल्ड टाइप करने के बाद हम इसको जो है वो रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड सामने नज़र आ गया हमें, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वर्किंग हेयर, और आपको ये हेलो वर्ल्ड सामने नज़र आ गया है। तो इस तरीके से जो है ना वो ये कमांड टाइप हो रही है। अब मैंने क्या करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू, मैं चाहती हूँ कि बहुत बार हो ये, लाइक मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी करती हूँ कंट्रोल सी से, और उसके बाद मैं एंटर करके तो मैं इस कमांड को एंटर करूँगी यहाँ पे, और मैं यहाँ पर बार बार इसको जो है वो करती जाऊँगी। तो अब होगा क्या, आप देखिएगा यहाँ पे ये आ गया, एंटर किया, यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास 4 टाइम हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होगा। बट कैसे होगा ये देखिए, मेरे पास 4 टाइम कैसे प्रिंट होगा कि 4 टाइम जो है वो एक ही लाइन में हेलो वर्ल्ड आ जाएगा मेरे पास। ओके,
तो मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश डीबग और रिफ़्रेश करके उसके बाद आई विल जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन हेलो वर्ड बार बार आ गया है। बट मुझे चाहिए कि ये एक ऐसी जो है वो सिंपल अलग से किसी लाइन पे जाए। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक स्लैश और एन लगा देना है इसके साथ। यहाँ पर मैं एक स्लैश और एन पुट कर दूँगी, इसके साथ भी स्लैश एन पुट कर दूँगी इस तरीके से, और यहाँ पर भी एन पुट कर दूँगी। एन का मतलब होता है कि न्यू लाइन, कि हमें जो भी आगे वाला काम करना है वो हमारा न्यू लाइन पे आए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड इट। अच्छा जी, इस तरीके से हम करेंगे ये चीज़। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। आपके जितने भी लाइन लिखी हुई है वो हेलो वर्ड नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो इस तरीके से लॉन्ग प्रोग्रामिंग जो करते हैं हम लोग वो इसी तरीके से करते हैं कि जिसमें आपका हेलो वर्ड या कोई भी लाइन है वो नेक्स्ट पे चली जाए, जस्ट पुटिंग एन स्लैश एन एन। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं आउटपुट पे। आउटपुट में आप देखें क्या है हमारे पास है। पहले हमारे पास इंटीजर है, प्रिंट एफ करे एज, और मैंने आपको परसेंटेज डी का मतलब बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी वैल्यू ले जो कि आपकी कौन सी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, नंबर के साथ है। पाई का मतलब क्या है, अगर हमने पाई लेना है तो हम यहाँ पे जो है वो परसेंटेज एफ लिखेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास वो वैल्यू आएगी जो कि हमारी फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट वैल्यू कौन सी है, जिसमें परसेंटेज आ रहा है। करेक्टर सी के साथ आ रहा है, सी जो है वो करेक्टर को शो कर रहा है, तो इट मीन्स कि करेक्टर वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये इसका एक फॉर्मेट हो गया। स्कैन एफ मैंने आपको बताया था। स्कैन एफ जो है वो हमारा क्या करता है, स्कैन एफ हमारा फंक्शन करता है किस तरीके से कि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हम यहाँ से एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, न्यू में चले जाते हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट में जाके कंसोल पे जा। तो इसके लिए मैं जो है वो कोड ब्लॉक की स्क्रीन को ओपन करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम टाइप किया हुआ है जिसको मैं आपको समझाती हूँ कि स्कैन एफ और प्रिंट एफ को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्टार्टिंग कमांड है वो हमारी इंक्लूड, जो मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी फ़ाइल है और कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड करता है। तो मैंने वो फाइल ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर तमाम चीज़ें ऐड हुई हुई हैं। इंट मेन के बाद हम अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं। इंट वेरिएबल का मतलब क्या है, वो इंटीजर के साथ एक वैल्यू ए ली है वेरिएबल और एक लिया है बी। यहाँ पे सी डी कुछ भी, एनी नेम यू कैन जस्ट डू इट। लेकिन फिर आगे जितने भी जगह पे आप इनको यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको इनको चेंज करना होगा। तो प्रिंट एफ में ये क्या करेगा, एंटर ए। मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू ली है जिसमें सिंपल एज इट इज़ इसको प्रिंट कर देगा कि एंटर ए की वैल्यू यूज़र एंटर करे। लेकिन यूज़र को एंटर कराने के लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्कैन एफ। ये इस कमांड में यहाँ पर हमने सिंपल सी एक चीज़ लिखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज के साथ डी, कि जो भी स्कैन करेगा वो जो भी नंबर हम एंटर करेंगे वो नंबर होगा, अल्फ़ाबेट नहीं होगा, नंबर होगा। और आगे कौन सा वाला नंबर एंटर करेगा, मेमोरी लोकेशन से फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे ए जो है एंड साइन लगाते हैं और साथ में ए लगाया है। इसका मतलब क्या है कि ए की जो भी वैल्यू होगी वो मेमोरी से ढूंढ के ला के यहाँ पे जो भी यूज़र एंटर करेगा वो मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे एंड का साइन लगा रहे हैं। नेक्स्ट में मैंने बी को प्रोसीड किया यहाँ पर। तो प्रिंट एफ जो है वो एंटर बी करेगा, लाइक नेक्स्ट वैल्यू को एंटर करेगा, और उसके बाद स्कैन एफ पे चले जाते हैं कि स्कैन एफ जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो एक डेसिमल वैल्यू होगी। और बी जो है बी की मेमोरी लोकेशन से सर्च करके लाएगा इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सर्च करके इस कंटेनर को लाएगा हमारा एंड साइन। प्रिंट एफ में चले जाते हैं कि सम इज़, इनका जो आंसर है वो क्या होगा, वो एक डेसिमल होगा, एक नंबर में होगा। यहाँ पे किसका नंबर में होगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी। अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, यूज़र वैल्यू देगा तो क्या होगा, इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही हम रन करते हैं हमारे पास एक स्क्रीन आ गई, उसने पहला नंबर हमें दिया, ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। एंटर ए कौन से वाला है, ये वाला, राइट, दिस इज़ एंटर ए। उसने एंटर ए आपको शो कर दिया कि एंटर ए में वैल्यू यूज़र पुट करेगा, और ये यूज़र से लेने वाला जो सारा सिलसिला है आपका, ये सारी स्कीम है वो आपकी स्कैन एफ की है। तो स्कैन एफ और प्रिंट एफ को तो आपको मतलब पता चल गया होगा। प्रिंट एफ सिंपली प्रिंट कर देता है स्ट्रिंग वैल्यू को, और जो स्कैन एफ है वो आपके यूज़र से वैल्यू लेगा। यहाँ पर मैं 12 लिखती हूँ और एंटर करती हूँ। उसके बाद उसने कहा कि एंटर करे अब बी। ये कौन से वाला है, एंटर बी। ये अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ कोई और, ये मैं करके दिखाती हूँ आपको, उसके बाद हम चेंज करते हैं। एंटर बी में मैंने इसको कहा है कि 23 के साथ जो है वो 12 को मल्टीप्लाई कर दे। मैं एंटर करती हूँ तो उसने कहा है सम इज़ 35, राइट। ये इसने प्लस कर दिया हुआ, सॉरी इसने इसको रीड नहीं किया है।
यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया हुआ था, एक्चुअली यहाँ पर पहले प्लस का साइन था, तो अभी हम मल्टीप्लाई भी करेंगे उसको। तो इस तरीके से जो है वो इसने क्या किया है, यहाँ पर आपके सामने लेके आ गया है वो 35 आंसर। और ये सम इज़ कहाँ से आया, ये वाला सम इज़ ये वाला है आपका। सम इज़ लिया उसने, फिर एक नंबर वैल्यू ली और ए और बी को प्लस किया। अब यहाँ पर मैं जाती हूँ, यहाँ पर मैं चेंज करती हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, या मैं इसको हाँ माइनस का साइन लगाते हैं और उसके बाद मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर, लेट्स सी 1 12 एंटर 10। अब यहाँ पर ठीक आया है, ठीक है। पहले हमने इसको हमने जो है वो एग्जीक्यूट जब कराना है, नया कोई भी चेंजेस करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, बिल्ड एंड रन, बिल्ड करेगा फंक्शन को, उसके बाद हम इसको करेंगे। अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप फेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको करते हैं, फिर से हमारे पास जो है वो दे रहा है हमें कि ए, इस बॉक्स को बंद करते हैं हम लोग यहाँ से इस बॉक्स को बंद करके यहाँ हम वैल्यू दे रहे हैं 23, एंटर, मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर आना चाहिए 230। हियर इज़ अ 230। तो यहाँ से हम लोग अपनी इस कमांड के थ्रू इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्कैन एफ और प्रिंट एफ का जो फंक्शन है वो क्या है। तो लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है वो एंड हो चुका है, और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके पास, कि ये तमाम जितना भी अभी हमने 2 वीडियोज़ में किया है, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंपाइलेशन। कंपाइलेशन क्या चीज़ होती है? कंपाइलेशन इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सी कोड इनटू मशीन कोड। आपके पास आप देखते हैं कि चाइनीज़ डेलीगेशंस आते हैं पाकिस्तान में, तो वो दे नेवर स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं जानते। उनके साथ एक ट्रांसलेटर होता है जो कि उनकी जो चाइनीज़ लैंग्वेज है उसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें जो है वो बताता है, और हमारी लैंग्वेज को फिर ट्रांसलेट करके उनको बताता है। वो ट्रांसलेटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपाइलेशन का प्रोसेस भी यही होता है कि मैंने एक वर्ड लिखा हेलो सी, जो मुझे पता है, लेकिन मेरे कंप्यूटर को नहीं पता कि ये हेलो सी है, मेरी कंप्यूटर की लैंग्वेज को नहीं पता कि ये हेलो सी है। तो उसको सेंट्रल जो काम कर रहा है वो मेरा कंपाइलर है। कंपाइलर ने उसको ट्रांसलेट करके उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट कैसे लेके आना है, जो मुझे, क्योंकि मैं वैल्यू दे रही हूँ तो मुझे मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ, तो उस तरीके से वो मुझे वो वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, आउटपुट दे देगा। तो कंपाइलेशन जो है, ये तमाम प्रोसेस जो था, ये तमाम स्ट्रक्चर जो था, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमें प्रोग्रामिंग के लिए आसानी होगी। मैंने आपको कीवर्ड्स बताए, वेरिएबल्स बताए, कॉन्स्टेंट्स बताए, मैंने इसके अलावा आपको स्कैन एफ और प्रिंट एफ का फंक्शन बता दिया, इंट मीन का फंक्शन बता दिया, हैशटैग इंक्लूड std या io.h जो है वो प्री प्रोसेसर मैंने आपको बताया ऑलरेडी उसके बारे में, और आपको मैंने जो है सेमीकोलन का मतलब बताया कि इसके अंदर हम सेमीकोलन क्यों लगाते हैं, एज अ फुल स्टॉप हम यूज़ करते हैं कि हमने एक स्टेटमेंट एंड कर दी है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू स्टेटमेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप सो कि अगर आप इस तरीके से जो है वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स को, देन यू विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग न्यू थ्रू द सी प्रोग्रामिंग। सो टिल देन द नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, उसमें हम कुछ नेक्स्ट लेवल का काम करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।